ध्वनि प्रदूषण किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह अवांछित ध्वनि मानव वर्ग में अशांति व बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल डीबी से है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ध्यातव्य है कि जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पे ध्वनि के स्रोत और ध्वनि जो डेसिबल में है यहाँ पे दर्शाया गया है। पहले है पत्तियों की सरसराहट से 20 डेसिबल ध्वनि होती है। पत्तियों की सरसराहट से 20 डेसिबल, फुसफुसाहट से 30 डेसिबल, कमरे शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 60 डेसिबल, ट्रक की आवाज़ 80 से 85 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल, जेट प्लेन का उतरना 150 डेसिबल, रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। ध्यातव्य है कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई यूनिट में व्यक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दुगनी होती है तो इसे मैक 2 कहा जाता है। अतः विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका उत्तर है जेट उड़ान, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह अवांछित ध्वनि मानव वर्ग में अशांति व बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ध्यातव्य है कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक यूनिट में व्यक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दुगनी होती है तो इसे मैक 2 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो ये 20 डेसिबल, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यातव्य है कि ध्वनि की इकाई डेसिबल है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ये है ऑप्शन बी, डेसिबल। उच्च तीव्रता की ध्वनि या अवांछित शोर जो हमारे वातावरण में अशांति उत्पन्न करता है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई डेसिबल कैपिटल बी है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ये है ध्वनि शोर।
ऑप्शन डी। मृदा प्रदूषण। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को भी प्रदूषित करता है। वहीं दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के दुष्प्रभाव। तो यहाँ पे है खाद्य और उर्वरक। समुद्र प्रवाह में विषैला प्रभाव होगा इससे। फॉस्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होगी और इसमें वृद्धि होने से शैवाल वृद्धि तीव्र होगी और इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि मछली व समुद्री जीवों के लिए विष की तरह यह कार्य करेगा और सूर्य के प्रकाश को यह रोकेगा। उपयोगी समुद्री घास जिसकी वजह से समुद्र में नष्ट हो जाएगी और समुद्री पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। यह जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। उर्वरक अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए मंद विष का कार्य करते हैं। कार्बोफ्यूरिन, मैथिल पैराथियोन, फॉरेट और ट्राईएज़ोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक पेस्टिसाइड्स के रूप में कृषि में किया जाता है। किसका? कार्बोफ्यूरिन, मैथिल पैराथियोन, फॉरेट और ट्राईएज़ोफॉस का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक पेस्टिसाइड्स के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है, जिसे देखते हुए गत वर्ष में अनेक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। इन 18 कीटनाशकों में क्रमशः 1 से 12 को तत्काल प्रभाव से तथा शेष 6 को 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया है। ये 18 कीटनाशी हैं। पहला बेनोमाइल, दूसरा कार्बराइल, डाइजिनोन, फेनारिमोल, फेंथियोन, लिनुरॉन, मेंथॉक्सीएथिल, मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मैथिल पैराथियोन, थियोमेटॉन, ट्राइडेमॉर्फ, ट्राइफ्लोरेलिन, अल्लाक्लोर, डाइक्लोरवॉस, फॉरेट, फॉस्फामिडॉन, ट्राईएज़ोफॉस, ट्राइक्लोरफॉन। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। तो पहला प्रभाव है खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा जब सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाएगी। मृदा अपरदन होगा, बाढ़ और सूखा होगा। मृदा अम्लीकरण होगा, मृदा क्षारीकरण होगा। पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश खाद्य श्रृंखला द्वारा और जीव जंतुओं व मनुष्यों में प्रवेश होगा। इसकी वजह से जल प्रदूषण होगा, जिसकी वजह से लेड और आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां हो सकेंगी। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड, खतरनाक रसायनों द्वारा उर्वरता में ह्रास होगा। इसकी वजह से फसल की गुणवत्ता खराब होगी और इसकी वजह से राजस्व की हानि होगी। वनों में कमी होगी, जिसकी वजह से होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था मृदा प्रदूषण के प्रभाव। अतः मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है। अगला देखते हैं नाइट्रोजन प्रदूषण। नाइट्रोजन का प्रदूषण यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरीके से है। कृषि मृदाओं में कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग होता है, जिसमें पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है
और क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में ये निर्मुक्त होता है, जिससे नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। मवेशी अपशिष्ट की वजह से अमोनिया सह उत्पाद के रूप में यह निर्मुक्त होता है, जिससे नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। कुक्कुट अपशिष्ट अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में निर्मुक्त होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं। गत वर्ष जारी इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं का योगदान 70% से अधिक रहा था। मवेशियों कैटल द्वारा 80% अमोनिया का उत्सर्जन किया गया। वहीं कुक्कुट उद्योग द्वारा वर्ष 2016 में 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजन प्रदूषण अब वैश्विक स्तर पर गहन पर्यावरणीय चिंता का विषय बन रहा है। मार्च 2019 में भारत के नेतृत्व में UNEA में नाइट्रोजन प्रदूषण पर एक प्रस्ताव भी लाया गया। प्रश्नकोश। पहला प्रश्न, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख है। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार की फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है। विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को भी प्रदूषित करता है। वहीं दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भारत में कार्बोफ्यूरिन, मैथिल पैराथियोन, फॉरेट और ट्राईएज़ोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। यह रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन ए, कृषि में पीड़कनाशी। कृषि में पीड़कनाशी। कार्बोफ्यूरिन, मैथिल पैराथियोन, फॉरेट और ट्राईएज़ोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक पेस्टिसाइड्स के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचयन होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है, जिसे देखते हुए गत वर्ष अनेक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। इन 18 कीटनाशकों में क्रमशः 1 से 12 को तत्काल प्रभाव से तथा शेष 6 को 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया है। यह 18 कीटनाशी हैं। एक बार इनके नाम फिर से पढ़ देती हूँ। बेनोमाइल, कार्बराइल, डायजिनोन, फेनारिमोल, फैंथियन, लिनुरॉन, मेंथॉक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मैथिल पैराथियोन, थियोमेटॉन, ट्राइडेमॉर्फ, ट्राइफ्लुरेलिन, अल्लाक्लोर, डाइक्लोरवॉस, फॉरेट, फॉस्फामिडॉन, ट्राईएज़ोफॉस और ट्राइक्लोरोक्लोरफॉन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। यह कथन सही है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। ये भी सही है। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तीनों ही कथन सही हैं। 1, 2, 3। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, जो हमने नाइट्रोजन प्रदूषण देखा था वहीं से संबंधित ये प्रश्न है। कृषि मृदाओं में कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है। क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में निर्मुक्त होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। मवेशी अपशिष्ट अमोनिया सह उत्पाद के रूप में निर्मुक्त होता है। यह मवेशियों से जो अपशिष्ट निकलता है उसकी वजह से नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। कुक्कुट
अपशिष्ट में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में निर्मुक्त होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। गत वर्ष जारी इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं का योगदान 70% से अधिक रहा था। मवेशियों कैटल द्वारा 80% अमोनिया का उत्सर्जन किया गया। वहीं कुक्कुट उद्योग द्वारा वर्ष 2016 में 0.415 टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजन प्रदूषण अब वैश्विक स्तर पर गहन पर्यावरणीय चिंता का विषय बन रहा है। मार्च 2019 में भारत के नेतृत्व में UNEA में नाइट्रोजन प्रदूषण पर एक प्रस्ताव भी लाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। तीनों के तीनों ही सही हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन ले सकें, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के लाभ निम्नवत हैं: खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, पोषक तत्वों तथा नमी का संतुलन, दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा में सुधार, भूमि में जैव पदार्थों की पर्याप्तता, खरपतवार, कीटों तथा रोगों का नियंत्रण, फसलों की अधिक पैदावार, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि, उपलब्ध साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन ए और कारण आर कहा गया है। कथन ए, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। यह सही है। कारण, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है ऑप्शन ए। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। यह अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए मंद विष का कार्य करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसकी खोज वर्ष 1953 ईस्वी में इटली के रसायन शास्त्री गीलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गीलियो नत्ता व कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। करंट में किसे प्राप्त हुआ है उसको आप लिखेंगे। प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक बैग एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किया जाता है। यह अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ हैं जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। प्लास्टिक, लोहा, सीसा इत्यादि अक्षयकारी प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं तथा इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, अतः वातावरण में यह एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोबेट्स प्लास्टिक्स के 5 मिलीमीटर से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। यह मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय एवं समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं। यह अपने साथ खतरनाक रसायनों को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं।
इनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में इनसे सर्वाधिक खतरा समुद्री परितंत्र को है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2018 से यूके ने माइक्रोबिट्स के प्रयोग पर रोक लगा दी तथा विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपको करंट का बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं पॉलीमर से। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो गोबर हो जाती है, खाद्य पदार्थ हो जाते हैं, पौधों की पत्तियां हो जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता है। ऑप्शन डी। प्लास्टिक, लोहा, सीसा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, अतः वातावरण में यह एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं। विकल्प में शेष अन्य सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो यही इसका उत्तर है, ऑप्शन ए। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोबीट्स प्लास्टिक के 5 मिलीमीटर से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं। यह मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय एवं समुद्री परितंत्र में घुल जाते हैं। ये अपने साथ खतरनाक रसायनों को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। इनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में इनसे सर्वाधिक खतरा समुद्री परितंत्र को है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2018 में यूके ने माइक्रोबिट्स के प्रयोग पर रोक लगा दी तथा विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो ये है प्लास्टिक का थैला, जबकि फोटो फिल्म और चमड़े का जूता, सिगरेट का टुकड़ा जल्दी क्षय हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक का थैला को क्षय होने में अधिक समय लगेगा। प्रश्नगत विकल्पों में प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में सर्वाधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक बैग एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किया जाता है। यह अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ हैं जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषण। 26 अप्रैल 1986 को सोवियत रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिससे व्यक्ति हताहत हुए थे। ध्यातव्य है कि विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु और पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है तथा अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। तथापि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये प्रभाव देखते हैं। पहला, कायिक, उसमें है ऊतकों व अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना। दूसरा है अनीमिया व रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु। आनुवांशिक में पहला है ड्रोसोफिला, पर अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि इससे उत्परिवर्तन दर में वृद्धि होती है। दूसरा है आनुवांशिक गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
ये था रेडियो एक्टिव प्रदूषण व उसके प्रभाव। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस भरी थी। जल से रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैस टावरों को खोलना पड़ा। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। 3 दिसंबर की सुबह 2:10 पर खतरे का सायरन बजाया गया और सुबह 4 बजे गैसों के रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए और बाद में गैस जनित रोगों से हजारों लोग गंभीर रूप से पीड़ित हुए। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रासायनिक सूत्र है CH3NCO, जो कि एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक टीयर इंड्यूइंग ज्वलनशील गैस है। यह गैस बहुत विषैली होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पॉल्यूशन का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अति तापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता है। प्रश्न कोश पहला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC रिसाव की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984। ऑप्शन सी, भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक 610 में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस भरी थी। जल से रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उच्च तापमान सहन क्षमता इतनी न होने के कारण गैस टावरों को खोलना पड़ा। विषाक्त गैस हवा में घुलने लगी। 3 दिसंबर की सुबह 2:10 पर खतरे का सायरन बजाया गया और सुबह 4 बजे गैसों के रिसाव पर काबू पा लिया गया। राज्य सरकार के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 4000 से अधिक लोग मारे गए। बाद में गैस जनित रोगों से हजारों लोग गंभीर रूप से पीड़ित हुए। क्वेश्चन नंबर 2, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह थी कार्बन मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रासायनिक सूत्र है CH3NCO, जो कि एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है। यह गैस बहुत विषैली होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, 3 दिसंबर 1984 को भोर में भोपाल मध्य प्रदेश स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव से व्यापक जनहानि हुई। इस आपदा से अनुमानतः 4000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए, जबकि हजारों लोग गंभीर रूप से पीड़ित हुए। क्वेश्चन नंबर 4, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई है? तो MIC। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है तो यह थी नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित। ऑप्शन ए। 26 अप्रैल 1986 को सोवियत रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। ध्यातव्य है कि विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव
पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, सही है। यह कैंसर पैदा करता है, यह भी सही है। दूसरा छोड़ के ए, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी, रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु, पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है तथा अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। तथापि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है ऊष्मीय प्रदूषण का। ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय ऊष्मीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन का कारण है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता